माय इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ इग्नू के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से चैप्टर के बारे में, जो है ब्लॉक 3 मार्लो डॉक्टर फॉस्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके इर्द गिर्द एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इग्नू के। हम इसमें मार्लो की लाइफ एंड वर्क देखेंगे, समरी एनालाइज देखेंगे, थीम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। ये 4-5 पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द पूरे इग्नू में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो स्टूडेंट्स, क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म हुआ था 1564 में एंड डाइड इन 1593। ये शेक्सपियर के टाइम के पोइट थे एंड प्ले राइट थे, और एलिजाबेथन उस दौर को बोला जाता है। इनकी लिखावट सबसे ज़्यादा मिस्ट्री यूज़ होती थी, ब्लैंक वर्स का यूज़ करते थे जो ट्रांसफॉर्म होती थी इंग्लिश ड्रामा के लिए, और लेड द ग्राउंड वर्क फॉर विलियम शेक्सपियर के टाइम के ये पोइट और प्ले राइट थे, मैंने जैसे आपको बताया। जो ये क्रिस्टोफर मार्लो है, इन्होंने यूरोपियन पुनर्जागरण, जिसको रेनेसांस का दौर भी बोला जाता है, इस टाइम इन्होंने अपना गॉड सेंटर्ड, जो ईश्वरीय केंद्रित सोच से मानव केंद्रित ह्यूमनिज्म सोच के आए बदलाव की बेहद गहराई से दिखाते हैं अपने वो उस पे प्लेज में। यह जो बदलाव था केवल विचारों का नहीं था, बल्कि असीम महत्वाकांक्षा, जैसे कि बाउंडलेस एम्बिशन और ज्ञान की भारी कीमत, कॉस्ट ऑफ नॉलेज का जीवान चित्रण है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि ह्यूमनिज्म की ओर बदलाव। तो मेजर इग्नू क्वेश्चंस में डिस्कस किया गया था कि क्रिस्टोफर मार्लो का कंट्रीब्यूशन क्या था एलिजाबेथन ड्रामा के तौर पे, और उनकी जो वर्क था यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स, ये सब क्या था। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो मार्लो बताते हैं ना कि मध्यकालीन, जब मेडिएवल दौर था, वो जो सोच था उस दौर में समाज का केंद्र भगवान था। किसमें? मेडिएवल एज में। तो क्रिस्टोफर मार्लो वॉज बॉर्न इन February 1564 इन कैंटरबरी, इंग्लैंड में। जो फॉस्टर थे ना, वो पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक नियमों को नकारते थे और अपनी किस्मत खुद तय करना चाहते थे। तो उनकी जो बायो है वो इस प्रकार ही है। तो इसमें मार्लो दिखाते कि जब कोई इंसान अपनी मानवीय सीमाओं को लांघकर ईश्वर बनने की कोशिश करता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, तो जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे डॉक्टर फॉस्टस में। क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो केम फ्रॉम मॉडेस्ट वर्किंग क्लास फैमिली, जो उनकी बैकग्राउंड थी कैंटरबरी, इंग्लैंड में। फादर जो थे उनके एक लोकल शू मेकर थे और मेंबर थे लोकल लेदर वर्कर के साथ। तो क्रिस्टोफर जो थे वो सेकंड ऑफ 9 चिल्ड्रन थे। जो बाकी के बच्चे थे वो डेथ हो जाती है उनकी, तो ये अपने टाइम के अपने अकेले पेरेंट्स के साथ उनकी बिजनेस संभालते हैं आगे चल के। तो इनकी बायोग्राफी में हम इतना देखने को मिलता है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। समरी देख लेते। क्रिस्टोफर मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टस है वो हमें स्टोरी बताती है कि एक ब्रिलियंट स्कॉलर है वो ट्रेड हिज इमॉर्टल सोल टू डेविल। मार्लो इसमें हमें बताते हैं कि इंसान अपनी मानवीय सीमाओं को लांघकर ईश्वर बनने की कोशिश करता है तो उसको किस तरीके से कीमत चुकानी पड़ती है। फॉस्टर असीम ज्ञान के बदले शैतान लूसीफर को अपनी आत्मा बेच देता है, लेकिन त्रासदी यह रहती है कि 24 ईयर्स के बाद भी, शक्ति मिलने के बाद, वह कोई महान इंसान महान काम नहीं कर पाता है, बल्कि छोटी मोटी जादूगरी के खेल से अपनी ताकत को बर्बाद कर देता है और अंत में उसे नरक का सामना करना पड़ता है। तो फॉस्टर्स अग्री करते हैं कि सेल हिज सोल टू लूसीफर इन एक्सचेंज फॉर 24 ईयर्स एब्सोल्यूट सर्विस फ्रॉम मेफेस्टिफोलिस। मेफेस्टिफोलिस का मतलब होता है यूरोपीय लोक कथाओं और साहित्यों में शैतान या उसके सबसे प्रमुख दूत, डेमन का नाम है। ठीक है। सो फॉस्टर्स यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं गिल्ट को। अ गुड एंजल जो रिप्रेजेंट करता है कि बैड एंजल को कन्विंस करना कि किस तरीके से वो ऑलरेडी डैम्ड हो चुके हैं। गुड एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब वो ये चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, बट वो एंड ऑफ द डे वो चीज़ को छोड़ नहीं पाते और हेल में चले जाते हैं। तो उनकी जो 24 ईयर्स का नियर एंड था उनका टाइम, तो वो एक ओल्ड मैन हो जाते हैं और फॉस्टस भीख मांगते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन जो फॉस्टस होते हैं वो गायब हो जाते हैं। वो गॉड भी फॉरगिव नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 24 ईयर्स में जो किया था उसका तो उनको वो चुकाना पड़ता है। इन हिज लास्ट आवर, वो 11 बजे का बात था मिडनाइट का, जब फॉस्टर्स ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं बाय टेरर। वो बहुत डर चुके होते हैं और डेस्परेटली भीख मांगते हैं स्टैंड स्टिल, लेकिन वो चीज़ उनके हाथ नहीं आती है, उनको डेथ का सामना करना ही पड़ता है। तो मिडनाइट थंडर है ये जो क्रैक करता है डेविल के टीयर का। फॉस्टर्स अपार्ट आर ड्रैगिंग हिज सोल टू हेल, और वो ड्रैग करके फॉस्टर्स की आत्मा को हेल की ओर लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे उस चीज़ का वादा किया था भगवान को ना मान के। और थीम यहाँ देखने को हमें मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स फोकस करता है टेंशन बिटवीन किसके? मेडिवल रिलीजन के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बिलीव करता है वो रेसेंस को और ह्यूमनिज्म को। फॉस्टर्स रिप्रेजेंट करता है रेजिज्म, मैन वो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ बाउंड्री ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन नॉलेज।
जो फॉस्टर्स थे वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जो रिफ्यूज़ करते हैं भगवान के और ट्रेडिशनल ह्यूमन नॉलेज को, और वो इन सब चीज़ों को नकारते हुए अपनी भगवान के प्रति आस्था खोते हुए डेविल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपनी चीज़ों को जल्दी मैजिक करने के लिए उतावले रहते हैं। तो मैजिक अलोन करता है इंसान को, जैसे फॉस्टर्स के साथ हुआ था। और ये स्पिरिचुअल डिसपेयर दिखाता है इस चीज़ को कि भगवान के प्रति आस्था खोना। तो थ्रू आउट द प्ले गॉड गुड एंजल एंड अ ओल्ड मैन टेल हिम दैट गॉड ग्रेस इज इन्फिनिट। वो प्ले में आपको दिखाएंगे कि गॉड एंजल जो होते हैं वो कितने इन्फिनिट होते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल फ्रेमवर्क इसके ये 4 पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द पूरा आपको स्टोरी दिखेगा। ट्रेडिशनल वर्सेस मार्लोवन हेल, स्टेट ऑफ माइंड, कल्चर आफ्टर लाइफ एंड रिटेलिंग एवोल्यूशन। इसका मैं शॉर्ट समरी आपको बताती हूँ। मार्लोवन हेल का मतलब होता है कि नरक की अवधारणा, जिसपे पारंपरिक या मध्यकालीन सोच में नरक का मतलब आँख के लपटे और आँख की कुंड वाली एक भौतिक जगह होती थी। मार्लो ने नरक को एक भौगोलिक जगह ना मानकर एक मानसिक और आत्यंतिक स्थिति के रूप में दिखाया था। तो जब फॉस्टर पूछते कि तुम नरक से बाहर कैसे आ गए, तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि ये नरक ही है और इससे बाहर ही हूँ मैं। उसके अनुसार ईश्वर के प्रकाश और प्रेम से दूर ही जाना ही असली नरक है। तो सेकंड है स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें बताते हैं कि मानसिक स्थिति का ढांचा। ये दृष्टिकोण फॉस्टर के आंतरिक मनोविज्ञान पर केंद्रित है, और फॉस्टर की सबसे त्रासदी उसकी निराशा, डिसपेयर और अहंकार है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं द कल्चर आफ्टर लाइफ एंड रीडिंग। समय के साथ ना ये नाटक को दुनिया भर में अलग तरीक़ों से समझा गया, जिसको कल्चरल आफ्टर लाइफ कहा जाता है, ठीक है। तो री रीडिंग मॉडर्न पर्सपेक्टिव के तौर से देखें तो आज के दौर में ना फॉस्टर्स को केवल एक पापी नहीं बल्कि एक आधुनिक वैज्ञानिक और पूंजीवादी इंसान का प्रतीक भी माना जाता है, जो तरक्की और ज्ञान की होड़ में पर्यावरण और अपनी मानवता को नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो आधुनिक आलोचना इसे इंसान की उस बेवजह खोज के रूप में देखते हैं जहाँ वह प्रकृति और ईश्वर के नियमों को तोड़कर अपनी आज़ादी साबित करना चाहता है, और अंततः लेकिन उसे अकेले में असहाय और महसूस करवाता है। तो ये इसके पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको हिंदी में बताया है। आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इग्नू के एग्जाम्स में लिख सकते हो और इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी। आगे की वीडियोस के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इग्नू के ही ये सारे ब्लॉग्स को मैंने कैप्चर करा है, आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।